नमस्ते छात्रों, मेरी कक्षा में आपका बड़े प्यार से तहे दिल से स्वागत है। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 के लिए सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी सावंत कक्षा 11वीं विषय हिंदी लेकर आई हूँ। व्यवहारिक हिंदी में 14वां पाठ हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। डॉक्टर दामोदर खड़ से लिखित यह पाठ हमेशा की तरह मैं आपको पाठ शीर्षक के बारे में स्पष्टीकरण दे देती हूँ। भविष्य की संभावनाएं, उज्जवल भविष्य की संभावनाएं मतलब हिंदी भाषा अगर उसका अध्ययन आप लोग कर रहे हो तो उस भाषा को लेकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, रोजगार की कितनी उपलब्धियां है, यह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। हमेशा की तरह मैं आपको डॉक्टर दामोदर खड़से की लेखक का परिचय दे देती हूँ। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, ये कहानी संग्रह, काला सूरज, भगदड़, बादल राग ये उपन्यास है, सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि कविता संग्रह है। मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। ये रहा बच्चों लेखक का परिचय। भाषण हमेशा हम देखते हैं कि कौन सी विधा में यह पाठ है। भाषण विधा में मतलब भाषण प्रकार में यह पाठ आ जाता है। तो भाषण क्या होता है? जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है भाषण। जनमानस ने कि समाज को, सामान्य लोगों तक भाषण करना यह भी एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। अब देखिए छात्रों, भाषण एक कला है। इस कला का उद्देश्य जो श्रोता यानी कि सुनने वाले जो है, उन सुनने वालों तक अपने विचारों को बड़े प्रभावित ढंग से पहुंचा देना भाषण का मूल उद्देश्य होता है। अब बहुत सारे लोगों के आजकल तो यूट्यूब पर अनेक सारे मतलब नांगरे पाटिल सर जी का भाषण, भानुगड़े पाटिल सर जी का भाषण, अनेक विषयों को लेकर विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले ऐसे भाषण आप लोग सुनते हैं। उसी तरह से पहले स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि भी महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध है। अब पाठ का परिचय कि प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी में हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध है। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज
स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। अब पाठ परिचय में आप लोगों को बताऊं कि यह जो हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं है, यह पाठ एक भाषण का प्राप्त किया हुआ, संकलित किया हुआ छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इस हिस्से के माध्यम से, छोटे से अंश के माध्यम से आप लोगों को लेखक दामोदर खड़से जी रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को लेकर वे समझाना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में एक क्षेत्र का चुनाव करना है। उस क्षेत्र का चुनाव करने के बाद उसमें रोजगार की उपलब्धि और उसमें हमारा हिंदी विषय यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज ही स्वाभाविक रूप से आप लोगों को जानकारी देने का बहुत ही अच्छी तरह से प्रयत्न किया है। अब पाठ की शुरुआत मैं करती हूँ छात्रों, आप लोगों के सामने किताब होगी। मित्रों, आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीख कर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी। अब देखिए छात्रों, थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि यह भाषण विधा होने के कारण डॉक्टर दामोदर खड़से जी लेखक ने आप लोगों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जब हम हिंदी भाषा सीखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उस वक्त शायद आप लोग बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, शायद एमफिल, पीएचडी, नेट सेट भी हो गए, यहाँ तक कि आप लोगों ने और अधिक तौर पर हिंदी का अध्ययन किया है। तो उस वक्त आप लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हम हिंदी भाषा को लेकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कि आज आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति ने केवल रचनात्मक रूप में यानी कि लेखक, कवि के रूप में नहीं, साहित्यकार के रूप में नहीं, बल्कि व्यावसायिक रूप में भी वह सफल हो सकता है। व्यावसायिक रूप में यानी कि मतलब क्या है कि व्यवसाय, आजकल हमारे भारत देश में जो उत्पाद होते हैं, अलग अलग व्यवसाय है, उन व्यवसायों ने भारत की सीमा लांघ ली है। विदेशों तक हमारा उत्पाद पहुंच चुका है। अलग अलग तरीके, सिर्फ खेती बाड़ी का ही नहीं है, अनेक खेल खिलौने से लेकर अनेक सारे व्यवसाय हम यहाँ ही नहीं बल्कि अपने उत्पाद को विदेशों तक पहुंचाने की कोशिश। अरे विदेशों की बात क्या है, हमारा भारत ही अनेक भाषाओं का देश है। इसीलिए जबकि हम अपना महाराष्ट्र जब छोड़ देते हैं, वो सीमा छोड़ देते हैं, तो दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ की भाषा को अवगत कराना यानी कि सीखना, समझना, व्यवहार में उसका उपयोग कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए हम हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं, ऐसे सवाल हमारे मन में पट बिजने की तरह आ जाते हैं।
लेकिन देखिए हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन यानी कि जाहिरात बनाने के लिए रेडियो पर है, टेलीविज़न पर है, जो मीडिया का माध्यम है, अनेक सारे जगह पे हिंदी का बोलबाला हो चुका है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है और हमें तब समझ में आ जाता है कि हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध हैं और कहाँ-कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। ये तो आप सबको ज्ञात है, दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों में, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया। अब देखिए छात्रों, मैंने जो पढ़ा है उसका स्पष्टीकरण आप लोगों को दे दूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है, कहाँ कहाँ है। आप हिंदी भाषा को जब ज्ञात कर चुके हैं, समझ चुके हैं, व्यवहार में उसका उपयोग कर सकते हैं, मानक वर्तनी के दृष्टि से आप उसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया में वैश्वीकरण यानी कि जागतिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अब हमारे लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हमने अपने बल्कि विदेशों में जो उत्पाद होता है जो यहाँ पे आ जाते हैं, विदेश की कुछ कंपनियां यहाँ है, वे आते हैं यहाँ अपने उत्पादों को यहाँ वे हमारी भाषा सीखते हैं और अपने उत्पादों को यहाँ जैसे बेच देते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ जो उत्पाद है वह हम विदेश में जाकर भी बेच सकते हैं। जैसे हमारा व्यवहार, हमारा व्यापार ठीक ढंग से चलने के लिए, चलाने के लिए हमें वहाँ की भाषा को अवगत कराना होता है, उसी तरह से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने की हमें आवश्यकता है। इस तरह से हम हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा भी उपयोग करते हुए हम अपने उत्पाद को बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर उस क्षेत्र की भाषा का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। अब आगे चलकर कि भारत संघ की राजभाषा, भारत संघ यानी कि भारत देश की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालय, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास यानी कि प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब देखिए जहाँ पे केंद्र सरकार की बात आ जाती है, रेलवे की बात आ जाती है, पोस्ट खाते की बात आ जाती है, नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में आप खाता खुलवाने के लिए जाओ, वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाई देगा कि वो फॉर्म यानी कि सादा आप लोग जबकि अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी वो फॉर्म जो होता है वह अंग्रेज़ी तथा हिंदी में होता है, चाहे आप महाराष्ट्र में क्यों रहने वाले क्यों ना हो। लेकिन उस वक्त आप लोगों को हिंदी का फॉर्म भरना पड़ता है या अंग्रेज़ी का फॉर्म भरना पड़ता है उस वक्त। मतलब ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्रियन हो, मराठी भाषा आप लोगों को अच्छी आती है, आपकी मातृभाषा मराठी है, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी चले जाते हैं तो वहाँ पे अनेक सारे कार्यालय जो कि सरकारी होते हैं, चाहे वह मंत्रालय हो, सांसद हो, सरकारी कार्यालय हो, वहाँ पर जो बैंक हो, वहाँ पे आप लोगों के लिए प्रबंधक के
रूप में नौकरियां प्राप्त होती है। अच्छे अच्छे ओहदे पर अनुवादक के रूप में नौकरी वहाँ पे उपलब्ध होती है, द्विभाषी के रूप में नौकरी उपलब्ध होती है। और आजकल तो सरकार ने यह अनिवार्य किया है, मतलब कंपलसरी किया है, यह पूरी सख्ती बरती है कि जो हिंदी में पत्र आ जाता है, चाहे वह संगणक पर ही आप क्यों न टाइप करते हैं, लेकिन फिर भी उसका उत्तर हिंदी में ही जाना आवश्यक है। हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य उनको दिया गया है। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेज से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। सहायक निदेशक के रूप में उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे हैं। मतलब देखिए छात्रों, यहाँ पे अगर आप हिंदी भाषा को लेकर अध्ययन कर चुके हैं तो स्पर्धा परीक्षा जब देते हैं तो ऐसे सरकारी नौकरियां भी आप लोगों को, यानी कि ऐसा कौन कहता है कि वाणिज्य शाखा में पढ़ा लिखा व्यक्ति, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति, एमकॉम बीकॉम किया हुआ व्यक्ति ही बैंकों में सिर्फ नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऐसी ये गलत फहमियाँ हम अपने मन में लेकर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जहां हमें उन रोज़गार की उपलब्धियों के बारे में, अच्छे अच्छे पोस्ट की नौकरी के बारे में भी मालूम नहीं है। अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। अनुवादक यानी कि भाषा का अनुवाद करना, अंग्रेजी का हिंदी में, दूसरी भाषा का हिंदी में, लिपिक यानी कि क्लर्क के लिए अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी है। वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक, लिपिक की आवश्यकता होती है तथा इन पर निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होने लगी है। जहाँ पे 100 से अधिक कर्मचारी की संख्या होती है, उस जगह पे राजभाषा अधिकारी के रूप में आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती होती है। मतलब देखिए कि निदेशक के रूप में, उपनिदेशक के रूप में, संयुक्त निदेशक के रूप में अच्छे अच्छे पोस्ट पर आप लोगों को नौकरी प्राप्त हो सकती है। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कहीं प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से ही सरोबार है।
इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति, मतलब आप लोग अपने बैंकों में, अपने कार्यालयों में हिंदी के उत्तर हिंदी में ही दे रहे हो। 100 लोगों से अधिक जहाँ लोग होते हैं वहाँ पे अनुवादक की आवश्यकता होती है, प्रबंधक की आवश्यकता होती है, द्विभाषी की आवश्यकता होती है, दुभाजक के रूप में वो काम करने वाला, इस भाषा को उस भाषा में अनुवाद करके देने वाला उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और ये काम ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं, इसीलिए एक संसदीय राजभाषा समिति को गठन यानी कि उसे स्थापित किया जाता है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में भी राजभाषा विभाग का गठन किया गया। वहाँ पर भी ऐसे समिति का, ऐसे विभाग का स्थापन किया गया। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पाठ्यक्रम हम राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा हिंदी के रूप में उन्होंने प्रायोगिक तौर पर शुरू भी किया है। यहाँ तक कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, वह अपनी मातृभाषा के अलावा अगर वह राष्ट्रभाषा में हम करेंगे तो हमारे इलाके ही नहीं, अपने राज्य के ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्य से छात्र यहाँ पे अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने हिंदी भाषा माध्यम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और वह भी छात्रों की मांग पर। जब काम का आरंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, ये तो हिंदी से सरोबार है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग टेलीविज़न पर, रेडियो पर देख सकते हैं कि यह किस तरह से भरपूर विज्ञापनबाजी हिंदी के माध्यम से होती है, और यह रोज़गार की उपलब्धि के लिए एक बहुत अच्छा साधन बन चुका है। धन्यवाद छात्रों, आज मैं यहाँ पे रुकती हूँ।